पाकिस्तान की सियासत में पिछले 2 से 3 दिनों में कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनको डिस्कस करने लगे हैं। पहली जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट है, क्योंकि उनका जो अलाइंस था पीडीएम के साथ वो उन्होंने ब्रेक कर दिया और उसके बाद उन्होंने एक नया अलाइंस बनाया है पीटीआई के साथ। उसके बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाई हैं। हमारे जो फॉर्मर चीफ थे यानी कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब, उनके ख़िलाफ़ कुछ एलिगेशंस लगाई हैं। अब वो एलिगेशंस हैं क्या और उसके नताइज क्या आएंगे, बेसिकली सिविल मिलिट्री टाइज़ के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि पीडीएम 2.0 जो आपके सामने आ रही है, क्योंकि आपने ट्रेलर देखा था पिछले कुछ 1-2 सालों में, और अब एक कंप्लीट जो मूवी है वो आपके लिए तैयार की जा रही है पिछले अगले 5 सालों के लिए। तो उसको जज करेंगे कि ये मूवी जो है कितना अरसा सिनेमा पर चलेगी या फिर जल्दी उतार दी जाएगी, फ्लॉप होगी या फिर सक्सेसफुल रहेगी। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आखिरी जो पॉइंट होगा वो इमरान खान साहब के हवाले से होगा कि उन्होंने रिसेंटली दावत दी है जिनको उन्होंने वेस्टर्न कॉन्स्पायरेसी का नैरेटिव जो बेचा था आप लोगों को, अमेरिका की साजिश का जो नैरेटिव बेचा था, उसके हवाले से बात करेंगे कि अब उनका नैरेटिव कहाँ पे बेसिकली स्टैंड कर रहा है। होता यूँ है कि पहले कॉन्फ्रेंस की जाती है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, और उस कॉन्फ्रेंस में पहल तो वो कहते हैं कि जो इलेक्शंस हैं उनमें धांधली हुई है और हम इलेक्शंस को रिजेक्ट करते हैं। और इस चीज़ को भी रिजेक्ट करते हैं बिकॉज़ जो नई पीडीएम है, जो 6 जमातें हैं, वो उनको बार बार दावत दे रही थी कि आप आएँ और हमें ज्वाइन करें, बिकॉज़ आप पहले भी यू आर द पार्ट ऑफ पीडीएम, सो आप लीड कर रहे थे, तो अब भी आप आएँ। जब उनको दावत दी गई तो खैर उन्होंने उस दावत को भी रिजेक्ट कर दिया गया। इनिशियली तो डिलेड टैक्टिक्स यूज़ किए गए, लेकिन फाइनली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 1-2-3 दिन के सोच समझ के बाद, जो है ना, थोड़ा बहुत उन्होंने उसको देखा कि मैंने किस तरफ जाना है, एक डिसीजन मेकिंग की उन्होंने कहा कि मैं पार्ट नहीं बनूंगा गवर्नमेंट का, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं अपोजिशन में बैठूंगा। उसके बाद हमने देखा कि उनका एक और इंटरव्यू आ जाता है, जिस इंटरव्यू में वो फरमाते हैं कि ये एलिगेशंस लगाते हैं जो मिलिट्री चीफ थे और फैज़ हमीद जो थे, उनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस लगाई जाती हैं कि इन दोनों ने हमें बताया कि आप लोगों ने बेसिकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लॉन्च करना है अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इमरान खान। और उस कॉन्फ्रेंस में या उस इंटरव्यू में बेसिकली उन्होंने ये भी बताया कि हमने उन्हीं के कहने पे ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था बेसिकली हमने लॉन्च किया। इस तरह की जब एलिगेशन लगाई जाती हैं और नेक्स्ट डे एक और इंटरव्यू में वो अपेयर होते हैं और उसमें अपेयर होकर वो कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब का जो नाम था वो मिस्टेकनली लिया गया उनसे, वो नहीं लेना चाहते थे, गलती से उन्होंने उनका नाम ले लिया बिकॉज ही वॉज़ नॉट इन्वॉल्व। लेकिन जो दूसरी तरफ हमारे जो चीफ़ हैं कमर जवेद बाजवा साहब, वो इस सारे के सारे सिनेरियो में इन्वॉल्व थे। जब इस तरह का स्टांस लिया गया उससे कुछ एक दिन बाद ही हमने देखा कि पीटीआई का जो नैरेटिव था अगेंस्ट जेयूआईएफ वो थोड़ा सा चेंज होता है। वो एक कंसिलिएटरी अप्रोच की तरफ जो है ना मूव करते हैं और मीटिंग होती है असद कैसर साहब की अडियाला जेल में इमरान खान साहब के साथ, और वहाँ से उनको ऑर्डर दिया जाता है कि आप जाएं और जाके किसी तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करें, अलाइंस बनाने की कोशिश करें बाकी जमातों के साथ। उन सारी 2-3 जमातें वो होती हैं और उनमें एक जमात जो थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी थी, जिसके साथ जाके मीटिंग की जाती है और दोनों का क्योंकि स्टांस एक है और फिर एक स्टेटमेंट इशू की जाती है कि हम दोनों जो रिगिंग हुई है, जो धांधली हुई है, उसके ख़िलाफ़ एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। और जो नई गवर्नमेंट आ रही है इवेंचुअली हम ये कह सकते हैं कि उस गवर्नमेंट को दोनों रिजेक्ट करते हैं और 2024 के इलेक्शन के जो नताइज हैं उनको भी दोनों की तरफ से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि दोबारा से आपने इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जब उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं, और मसला यह है कि हमारे सियासतदानों ने हमेशा सियासत की ही इसी चीज़ के ऊपर है। अब पाकिस्तान की पूरी सियासत उठा के देख लें कि 2 से 3 फेजेज़ हैं उसमें। एक ये गवर्नमेंट में आएंगे और दूसरा जो गवर्नमेंट में नहीं होगा वो एक तो रिगिंग और इन सारी चीज़ों के ब्लेम करेगा, और उसके साथ साथ वो आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी कि एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, उनको एज अ स्केपगोट इस्तेमाल करेगा, उनको क्रिटिसाइज़ करेगा। और फिर जो गवर्नमेंट में होगा उसका सिनेरियो ये होगा कि वो कहेगा कि मैं 1 पेज पे हूँ, और फिर 2-3 साल बाद हम देखेंगे कि वो भी ना हल हो जाएगा और दोबारा गवर्नमेंट में आ जाएगा और फिर इवेंचुअली वो जो नैरेटिव है वो रिप्लेस हो जाएगा।
सो यही हमारे पॉलिटिशियंस करते हैं। और इस ये जो स्टेटमेंट दी गई है बेसिकली मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से, ये देखें कि आपके सिविल मिलिट्री टाइज़ को किस तरीके से अफेक्ट करेगी, क्योंकि सिविल मिलिट्री टाइज़ अच्छे खासे ख़राब हो चुके हैं जब से इमरान खान साहब को पावर से हटाया गया। तो किस तरीके से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, टारगेट किया इंस्टीट्यूट को। और आप ये देखें कि वो इंस्टीट्यूट बेसिकली डील किन चीज़ों से कर रहा है, वो एक मिलिटेंसी के थ्रेट के साथ डील कर रहा है। अफ़गानिस्तान डिस्टेबल है, जहाँ पे यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट हम लोगों ने आपके सामने रखी पिछले कुछ दिनों में, एक वीडियो हमने इसके ऊपर बनाई कि किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल जो है वहाँ पे उन्होंने रिपोर्ट दी है इस बारे में कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो बढ़ चुके हैं अफ़गानिस्तान में। सो एक तरफ टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ पे बढ़ चुके हैं, टेररिस्ट अटैक्स पाकिस्तान में बढ़ चुके हैं, और इवन इलेक्शंस के दौरान भी जो है ना ये सारे थ्रेट्स आपके सामने रहे। और वो इदारा जो इन सारे थ्रेट्स को डील कर रहा है उसको आप बार बार जब क्रिटिसाइज़ करेंगे, टारगेट करेंगे। और ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया फजलुर रहमान साहब ने, इस इल्ज़ाम के बारे में एक जो है ना डॉन में आर्टिकल आया जिसमें बताया गया कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो इस सारे पॉइंट को रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ऐसा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं थी इस सारे के सारे प्रोसेस में। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी ये उनका अपना डिसीजन था कि उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन जो था वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च किया। तो जब इसकी बात ये एक पॉइंट सामने आया और ये पॉइंट कन्वे किया गया फजलुर रहमान साहब को, उन्होंने कहा कि बाजवा साहब तो ओथ लेने के लिए तैयार हैं इस चीज़ के लिए। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ओथ क्या ये तब नहीं लेते जब इनसे ये कहा जाता है कि आपने सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करनी। सो मैं ये कहूँगा कि जो हमारे सियासतदान हैं उन्हें एक चीज़ बड़ी सीरियसली समझने की ज़रूरत है कि आप इदारों को इस तरीके से क्रिटिसाइज़ करेंगे और अपनी सियासत के लिए यहीं इमरान खान ने किया, यहीं उससे पहले नवाज शरीफ ने किया, यहीं जो है ना अब फजलुर रहमान साहब ये टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस इदारों के ऊपर जो यूथ है उनका ट्रस्ट पहले ही फेड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई अच्छे नताइज आएंगे। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि आपकी सियासत के लिए तो बेहतर हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कौम के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी बेहतर नहीं हैं, बिकॉज़ इतने सारे चैलेंजेस वो सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वो सारे चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था फजलुर रहमान साहब के हवाले से। और अब दोनों पार्टी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF हैं वो उन दोनों का नैरेटिव सेम हो चुका है, एक दूसरे को ब्लेम करने के बाद पिछले तकरीबन 8-10 सालों में, और ये कहने के बाद कभी जो है ना इकट्ठे नहीं बैठेंगे। अब वो दोबारा इकट्ठे हो गए हैं और इस बार जो थ्रेट और टारगेट है वो इदारे हैं। सियासतदान तो पहले से ही थे, लेकिन उसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको भी जो है ना थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो है हमारे पास इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू की है कि जो अमेरिका है वो कंडेम करे इन इलेक्शंस को, और जितना स्ट्रिगनेंट वे में वो कंडेम कर सकते हैं, स्ट्रिक्ट वे में कंडेम कर सकते हैं, वो उस तरीके से कंडेम करें, बिकॉज़ ये इलेक्शंस फ्री एंड फेयर जो है वो नहीं थे। अब सवाल ये है कि आप कैसे उनको कह सकते हैं कंडेम करें, जबकि आपको तो उनके ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है। आप तो कहते हो कि उन्होंने कॉन्स्पायरेसी आपके ख़िलाफ़ लॉन्च की, आपको हटाया गवर्नमेंट से। अब मसला ये है कि जिन्होंने आपको गवर्नमेंट से हटाया, अब आप उन्हीं को कह रहे हैं कि आप जो है ना कंडेम करो मेरे ख़िलाफ़ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। तो अब वो कैसे कंडेम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपके अकॉर्डिंग दे वर द पार्ट ऑफ दैट कॉन्स्पायरेसी जो कि आपके ख़िलाफ़ की जाती है। सो अब इस तरह की कंट्राडिक्शन जो है स्टेटमेंट्स में इमरान खान साहब की, वो हमेशा हमें बिल्कुल वाज़े नज़र आती है और इस बार भी नज़र आ रही है। अब क्योंकि वो यूरोपियन कंट्रीज़ को इन्वॉल्व कर रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया को जो है एज आ हम ये कह सकते हैं कि सहारा के तौर पे जो है ना इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब जबकि आपका 2 साल पहले का नैरेटिव कम्प्लीटली डिफरेंट था, आपको किसी तरह का कोई ट्रस्ट नहीं था उन वेस्टर्न्स के ऊपर। इवन आप तो अपने जो आपके जो ओपोनेंट्स हैं, जो दुश्मन हैं, उनको भी आप कहते हो कि ये वेस्टर्न स्लेव हैं और अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। तो अब आप उन्हीं लोगों से मदद ले रहे हो जिनके ख़िलाफ़ आपने सारा
सारा कैरियर आपने जो है ना सियासत की है, इवन उन्हीं लोगों से आप हेल्प ले रहे हो जो अफ़गानिस्तान से जब एविक्ट करके जाते हैं तो आप कहते हो कि तालिबान हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, और अब आप अचानक से एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आए हो अपनी सियासत में और अपने नैरेटिव में, अपनी आइडियोलॉजी में, और अब आप कह रहे हैं कि आएँ आप आके मेरी मदद करें, कंडेम करें इस प्रोसेस को। वो कैसे कंडेम कर सकते हैं, वो तो आपके अगेंस्ट हैं आपके मुताबिक। अब एक तो ये पॉइंट था जो अहम था, जो मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा जो एक अहम पॉइंट है PDM 2.0, उसका आपने ये ट्रेलर देखा था पिछले कुछ सालों में, और मेरा नहीं ख्याल कि वो ट्रेलर कोई आवाम को पसंद आया उस मूवी का, जो पिछले 1-2 सालों में हमारे सामने आती है, महंगाई के हवाले से, गुर्बत के हवाले से, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, और फ्लड्स की मिसमैनेजमेंट के हवाले से, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के हवाले से, IMF के साथ डील के हवाले से। हमने देखा कि वो जो ट्रेलर दिखाया गया था PDM का, वो कोई ज़्यादा बेहतर नहीं था, बहुत अच्छा नहीं था। आवाम ने ऐसा उसको कोई बहुत ज़्यादा पसंदीदगी का इजहार नहीं किया उस ट्रेलर के ऊपर। लेकिन अब पूरी एक मूवी जो है वो लॉन्च की जा रही है 5 साल के लिए। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप ये देखें कि जब कोई मूवी होती है उसका जब ट्रेलर नहीं ना चलता तो वो मूवी भी नहीं चलती। सो यही होने वाला है PDM के साथ। ऐसा हो सकता है कि लॉन्च तो किया जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि ये मूवी बहुत जल्दी सिनेमा से उतार ली जाएगी। जैसे कोई मूवी नहीं ना चलती तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, सिनेमा से उतार ली जाती है। सो PDM 2.0 एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसी मूवी है जो कि मेरे ख्याल से 2-2.5 साल तक चलेगी, और ये शायद मैं ज़्यादा ही कह गया हूँ, क्योंकि उनको चैलेंजेस काफ़ी सारे हैं। पहली बात तो ये है कि पिछली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो थी वो उनके साथ एटलीस्ट खड़ी हुई थी, मिनिस्ट्रीज़ का पार्ट थी। उसके बाद भी जब PDM ख़त्म होती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से खुल के उनको कंडेम किया जाता है, उनकी सारी पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है, और ये कहा जाता है कि हम तो पार्ट ही नहीं थे उन सारी चीज़ों का। जितनी मिसमैनेजमेंट हुई हम उसका पार्ट नहीं थे। हाँ, जो अच्छे काम हुए और जितने माइलस्टोन्स अचीव किए गए उन सब में हमारा क्रेडिट ज़रूर है, वो हुए ही हमारी वजह से हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बेसिकली नैरेटिव रहा जब उन्होंने गवर्नमेंट से अलहदगी इख्तियार की, कि जितनी नाकामियां हैं वो PMLN की हैं और जितनी कामयाबियां हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किरदार से, वो सिर्फ उन्हीं का ही किरदार है और किसी का किरदार नहीं है उन सारी कामयाबियों में। एक तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि पॉलिटिकल आइसोलेशन फेस करेगी PMLN, क्योंकि इस बार तो उन्होंने एक बड़ा ही क्लेवर मैनर में जो है ना उन्होंने डिसीजन लिया कि हम लोग मिनिस्ट्रीज़ का पार्ट ही नहीं बनेंगे, तो इवेंचुअली वो आपको कंडेम करेंगे। सो पॉलिटिकल आइसोलेशन जो है आपकी वो मज़ीद बढ़ जाएगी, और ये चीज़ शायद काफ़ी सारे जो PMLN के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी रियलाइज़ हो रही है। शायद नवाज शरीफ साहब को भी रियलाइज़ हुई, इस वजह से उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा था वो ख़ुद नहीं संभाला। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनको पता था कि जो है ना ऐसा मुझे प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाएगा, शायद इस वजह से उनकी जो पॉलिटिकल कैंपेन थी वो कोई इतनी एक्टिव नहीं थी, पैसिव किस्म की कैंपेन थी। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन खैर वापस अपने पॉइंट पे आते हैं, और पॉइंट ये है कि जो काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स जैसे मैंने कहा वो इस हक में नहीं है कि PMLN गवर्नमेंट बनाए, बिकॉज क्लियर मैंडेट नहीं है, और जिनके साथ वो अलाइंस कर रहे हैं वो तो फिर ऑन ही नहीं करते उन फेलियर्स को, उन टफ मेजर्स को, उन अनपॉपुलर मेजर्स को जो PDM की तरफ से लिए जाएंगे या फिर लिए जाते रहे पहले, तो वो तो कहते हैं ये सारे के सारे PMLN की तरफ से लिए गए। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। यही वजह है कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी एक जो है ना ट्विटर पे अपना ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो, और फिर हर चीज़ जब PMLN के ऊपर ही आ जाती है, तो उससे बेहतर ये है कि फिर जिनके पास है उनको आने दे दिया जाए पावर में। और काफ़ी सारे लोग, इवन शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि अगर मैंडेट उनके पास है, अगर वो गवर्नमेंट बना सकते हैं तो वो आएँ और गवर्नमेंट बनाएं। लेकिन अब बिल्कुल सिचुएशन वैसे है कि PMLN कह रही है PTI को कि आप बना लें, और PTI कह रही है PMLN को आप बना लें, बिकॉज PTI वाले कह रहे थे कि हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है, क्लियर विक्ट्री है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने दोबारा कॉल दे दी है प्रोटेस्ट की। अब सवाल ये है कि आपने जो प्रोटेस्ट की कॉल दे दी है, आपने इलेक्शंस के बाद मेरे ख्याल से तीसरी कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से,
और PMLN को यानी कि PDM 2.0 को जो चैलेंज रहेगा वो इकॉनमी का रहेगा। तो मुझे बताएं कि इकॉनमी कैसे स्टेबल होगी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे हर 2 दिन बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से प्रोटेस्ट कॉल आउट कर लिए जाएंगे। और जब ये प्रोटेस्ट होंगे तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की रिपोर्ट के तहत ये जो स्ट्राइक्स हैं, ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये हर साल हमें 2% का लॉस देते हैं हमारी GDP को, इकनॉमिकली अगर मैं बात करूँ तो। उसके अलावा जो 126 डेज़ का धरना दिया गया, जो सिट इन्स किए गए, उसमें पाकिस्तान को 160 बिलियन US डॉलर का लॉस हुआ, बिकॉज आपका पूरा का पूरा इकनॉमिक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होके रह जाता है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाती है, बिज़नेस क्लोज़ हो जाते हैं जब भी ये एहतजाज होते हैं। तो अब उन सारी चीज़ों को जो गवर्नमेंट आ रही है वो कैसे डील करेगी, और ऐसी गवर्नमेंट जो कोalition सेटअप है, और ऐसा कोalition सेटअप जो कि इंतहाई वीक कोalition सेटअप है। सो इन ग्राउंड्स के ऊपर मैंने ये बात की कि ये वो मूवी है जो ज़्यादा देर सिनेमा के ऊपर नहीं चल सकती और बहुत जल्द उतार ली जाएगी। उसके अलावा एक पॉइंट जो अहम है वो ये है कि ज़ाहिर है फाइनेंस मिनिस्टर के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा वो हमें एक अपनी इकॉनमी का रहा, एक मुआशी जो चैलेंज है वो हमेशा आपको रहा। अब मसला ये है कि इसहाक डार साहब अगर आ जाते हैं एज आ फाइनेंस मिनिस्टर तो इस चीज़ से आप कैसे अवॉइड करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ये है कि वो इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर ना लगाएं। और ये मैं किन ग्राउंड्स के ऊपर कह रहा हूँ, वजह यह है कि 2022 में अगर हम वापस चलें तो उस टाइम सिनेरियो क्या था। उस टाइम सिनेरियो ये था कि एक तरफ तो जो मिफ्ता इस्माइल साहब थे वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने टफ़ मेजर्स लिए। उन टफ़ मेजर्स के तहत हुआ क्या, महंगाई बढ़ी, लेकिन IMF की तरफ से हमें जो कर्ज था, जो किस्त थी, वो दे दी गई। अब जब वो किस्त दे दी गई वो ज़रूरी क्यों थी, क्योंकि पाकिस्तान जो था वो मार्च कर रहा था डिफ़ॉल्ट की तरफ। उस मार्च को रोक दिया गया कुछ ऐसे मेजर्स, कुछ ऐसी पॉलिसी मेकिंग करके मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, जो कि हम ये कहेंगे कि कोई पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़ नहीं थी, अनपॉपुलर डिसीजंस थे, टफ़ डिसीजंस थे, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने वो डिसीजंस लिए और इवेंचुअली उनको वो एक क्रिटिकल जंक्चर था। लेकिन फिर भी उस इन सारी चीज़ों के बावजूद भी मिफ्ता इस्माइल को हटा दिया जाता है और इसहाक डार साहब जो हैं एज अ फाइनेंस मिनिस्टर गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते हैं। जैसे ही वो गवर्नमेंट का पार्ट बनते हैं तो वो जो टैक्टिक्स थे, क्योंकि ज़ाहिर है डॉलर की वजह से जो करेंसी हमारी थी वो हर वक्त डेप्रिशिएट हो रही थी, कुछ इंटरनेशनल इन्वायरमेंट इस तरीके से चल रहा था, रशिया यूक्रेन वॉर और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स थी दुनिया में। सो उस वजह से करेंसी तो डेप्रिशिएट हो रही थी, उसको बचाने के लिए डार साहब ने क्या किया, वो जो टफ़ मेजर्स थे एक तो उन्होंने लिए नहीं, जो IMF की तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस थी उनके ऊपर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। सो नतीजा क्या हुआ कि जो नई किस्त आनी थी IMF की वो आपको नहीं आई, और अगेन आपका जो मार्च था टूवर्ड्स डिफ़ॉल्ट, जो कि बेसिकली स्टॉप कर दिया जाता है मिफ्ता इस्माइल साहब की तरफ से, वो मार्च दोबारा रिज्यूम कर दिया जाता है इसहाक डार साहब की तरफ से। हर वक्त जब भी प्राइम मिनिस्टर साहब उस टाइम अपेयर होते हैं तो उन्होंने कहा कि 2 दिन बाद IMF का जो डेलीगेशन है वो विज़िट करेगा पाकिस्तान को, लेकिन वो 2 दिन कभी आते ही नहीं, वो वादा कभी वफा ही नहीं होता, क्योंकि IMF जो था वो सारी जो पॉलिसीज़ थी इसहाक डार साहब की उनसे वो सेटिस्फाई नहीं था। सो इवेंचुअली ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है, और जो आपका पाथवे होता है सिक्योर करने का IMF की किस्त, वो इवेंचुअली ब्रोक डाउन हो जाता है, क्योंकि वो IMF जो है वो नहीं देता किस्त आपको। फिर क्या होता है, जो निगोशिएशंस होती हैं, इवन उन निगोशिएशंस तक भी जो है ना रसाई नहीं होती इसहाक डार साहब को। और फिर जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो एक सेपरेट वे में कम्युनिकेशन चैनल ओपन करते हैं, फ़ोन कॉल के ऊपर जो है उनसे बात करते हैं जो IMF की MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा के साथ, और वहाँ से डील सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। फिर यूरोप में एक कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइमेट के ऊपर, वहाँ जाके दोबारा वो मीटिंग करते हैं, और फिर जाके पाकिस्तान को
जो है एड प्रोवाइड की जाती है IMF की तरफ से, उससे पहले UAE एंड सऊदी अरब से अश्योरेंसेस दिलवाई जाती हैं, कुछ वहाँ से कुछ पैसे मंगवाए जाते हैं, तब जाके ये आपका जो ये कह सकते हैं आपके डिफ़ॉल्ट से आप अवर्ट करते हैं ख़ुद को, तब ये फ़ैसला होता है। सो इन सारी चीज़ों के ग्राउंड्स के ऊपर मैंने कहा कि आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि इसहाक डार साहब अगर पावर में आ जाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं, और अगर यहीं इसी तरह के टैक्टिक्स वो ट्राई करते हैं आर्टिफिशियल वे में चीज़ों को मैनेज करने के, तो फिर शायद पाकिस्तान के जो माशी चैलेंजेस हैं उनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सो ये वो सारी चीज़ें थीं जो मैंने आपके सामने रखी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हामी व नासिर।